सुप्रीम 1989 जी पेज है PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर वो जो आप सवालात करें उसके जवाब है। मैं ऊपर पढ़ के पैरा 28 पढ़ूंगा। 689 सर नहीं ये है 689 सर जी 689। आप कौन सा पैरा पढ़ेंगे जी? वो तुम ये मालूम क्या है इस चीज में? अगर आप फुल कोर्ट की रिक्वेस्ट करेंगे तो उस अथॉरिटी का काम होगा जो बेंच जी उनकी मर्जी वो देखेंगे। सर इसके अंदर आप यू कैन नॉट डिक्टेट। मैं डिक्टेट नहीं कर रहा सर। नहीं कह सकते फ्ला आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। आप सिंपल कह सकते हैं कि जनाब हमें फुल कोर्ट चाहिए, दैट्स ऑल। चले कोर्ट क्या है? तो फुल कोर्ट जो डिफाइंड है जो अथॉरिटी हमारे पास यहाँ पे आपने तीसरी अथॉरिटी भी बना दी है चीफ जस्टिस बकौल आपके कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना सकता है। एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, एक 191 की कमेटी है, 4 की कमेटी है जी। तो इन तीनों में से एक ने डिसाइड करना है। तो आप सिंपल रिक्वेस्ट करेंगे जी फुल कोर्ट दो। मैं तो कह रहा हूँ सर आपने मेरी एप्लीकेशन आप देखिए फुल कोर्ट का है। लेकिन ये कहना 26th अमेंडमेंट फुल कोर्ट में जी आप बता दें किसी एप्लीकेशन में तो आई विद यू। अगर किसी भी एप्लीकेशन में कोई 15-16 एप्लीकेशन फाइल हुई है किसी में भी ये नहीं कहा फुल कोर्ट मांग रहे हैं। मैंने कहा है सर मेरी एप्लीकेशन आपके सामने आप देखिए मेरी एप्लीकेशन एप्लीकेशन है जी। मैं एप्लीकेशन CM देखिए बात सिंपल सी है कि आपको पहले फिर उन जजेस को सुप्रीम कोर्ट से निकालना होगा। नहीं सर ऐसे निकाल नहीं सकते सर, वो तो 209 से ही निकाल नहीं सकते और दे कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम फुल बेंच। सर ये CMA जो है 4039 मैं आपकी बात 100% मानता हूं। फुल कोर्ट मींस फुल कोर्ट जी। इट इज नॉट अ बेंच। चलो मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। अच्छा सर मैं कंप्लीट कर लूंगा आपकी निकाल लो जी। मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जहां सुप्रीम कोर्ट की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, जुरिसडिक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। अब आर्टिकल 203F देख लें सर आप। काइंडली सी आर्टिकल 203F। नहीं आपने ये जजमेंट तो साइड किया। मैं आ रहा हूँ उस पे। ये मैं दिखा रहा था कि इसके अंदर वो सारे इश्यूज जो थे कि कौन से जज सुन सकते, इसमें वो 22 भी पूरा डिस्कस हुआ है। इसके अंदर मैं जो बात कर रहा था उसमें ये था कि कुछ 3 जजेस ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट वर अपॉइंटेड ड्यूरिंग अ केयरटेकर पीरियड व्हेन प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट देयर। तो सुप्रीम कोर्ट हैड कम टू द कंक्लूजन कि नो गवर्नमेंट कुड बी, जैसे मुस्तफा इंपैक्ट्स में, कि कोई गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर के बगैर नहीं हो सकती। तो अब उन पे गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने ये CMA डाली। ये वो जजमेंट है माय लॉर्ड काइंडली सी। ये जजमेंट राइज करी थी जुनैद साहब की गवर्नमेंट के उससे, उसका जो 5 उसका रिव्यू था ये। उसमें एप्लीकेशन डाली जाती है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। एक प्रेस नोट उन्होंने दे दिया, प्रेस नोट। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया ये प्रेस नोट गलत दिया आपने, और ये कहा कि नहीं वो तीनों जजेस भी मेंबर होंगे क्योंकि ओरिजिनल उस कोर्ट के वो मेंबर थे, तो आप नहीं कर सकते। इस पे ये एतराज हुआ। उस पर फिर उन्होंने दिया कि कौन से जज को बैठना चाहिए, कौन के नहीं बैठना चाहिए, किस वजह से नहीं बैठ, वो सारा इसमें डिस्कस हुआ हुआ है। और लीडिंग इसमें माइनॉरिटी जजमेंट, लेकिन लीडिंग अथॉरिटी जो माय लॉर्ड मिस्टर जस्टिस शफीउर रहमान की है, उसमें जो उनके रेलेवेंट क्वेश्चंस मैं उस वक्त जब मैं आऊंगा उस पर पढ़ के जवाब, जैसे आपको बता रहा हूँ कि जो आपके सवालात हैं उसका इससे जवाब होगा, और ये बहुत सारे सवालों का जवाब दे देगा। हो सकता है ये वो बात तो मैं जो बात कर रहा हूँ उसके थोड़ा सा खिलाफ भी हो, लेकिन टू एज एन ऑफिसर कोर्ट आई हैव टू शो दिस जजमेंट टू योर लॉर्डशिप सर। लेकिन जो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि क्यों सुप्रीम कोर्ट की जहां पावर को रिस्ट्रिक्ट किया, जुरिसडिक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, सुप्रीम वो उसमें प्रोवाइडेड है। आप देखिए आर्टिकल 203F। Am I with Dr. sir? एक मिनट जी सर। 20 ये शरीयत कोर्ट का जो है बेंच के जी हाँ जी, मैं उस पर आ रहा हूँ माइनॉर जी 203F निकाल दूँ ये। Any party, may I, with your lordship's kind permission? Any party to any proceedings before the court under Article 203D, agreed by the final decision of the court in such proceeding, may within 60 days of such prefer an appeal to the Supreme Court. Appeal is provided to the Supreme Court, my lord, and Supreme Court 176. आगे सब अगर आप देख लें, लेकिन इसमें तो एक बेंच बनता है। जी आ रहा हूँ उस पर, वो दिया हुआ है उस पर। काइंडली सी काइंडली 203(5) my lord, reference to clause 1 and 2. अब 1 and 2 कहता है appeal to the Supreme Court, 2 कहता है an appeal shall lie to Supreme Court of any judgment, final or sentence of the Federal Shariat Court. Again appeal should lie to the Supreme Court, my lord. अब Supreme Court को define कर रहे हैं कि what is the meaning of Supreme Court, वो 5 में the reference in clauses 1 and 2 to the Supreme Court shall be construed as reference to the Shariat Appellate Bench. Shariat Appellate Bench.
कि यहाँ उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने खुद कन्फाइन कर दिया, अपील तो लाई करेगी सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन कहाँ, टू द शरीयत अपीलेट बेंच, जहाँ रेफरेंस हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का कि जी वो है। देखिए मानिए ये तो आपके अगेंस्ट होगी ना बात। 191 में भी तो उन्होंने बता दिया कि आप जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो ये केस नहीं, मेरे खिलाफ नहीं है। इक्विवेलेंट टू 230 उसमें ये नहीं कहा, देखिए उसमें देखना आप पढ़ ले रेफरेंस उसमें सुप्रीम आपने जो आप shall be construed as a reference to the Shariat Appellate Bench। कंस्टिट्यूट ठीक है, ठीक है Shariat सर, Appellate यहाँ Bench लेकिन होगी। आपके अल्फाज ये नहीं है 3 में सर, बात नहीं है, मगर उसमें तो लिख दिया ना ऑस्टर क्लॉज है, नो कोर्ट अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच शैल हियर द बेंच, जब भी तो हम आपसे फुल कोर्ट मांग रहे हैं सर, हम बेंच तो नहीं मांग रहे आपसे, ये तो नहीं कह रहे कि रेगुलर बेंच में को भी रेगुलर बेंच में केस चल सकता है। शरीयत अपीलेट बेंच लिखा हुआ है इसमें भी सब क्लॉज आर्टिकल 5 में 203F में भी फुल कोर्ट में हियरिंग हो सकती है शरीयत एपलेट बेंच वाले की। नहीं सर, उसमें क्योंकि वो डिफाइंड है कौन जजेस होंगे, वो सब इसमें लिखा हुआ है, 3 मुसलमान जजेस होंगे, 2 उसमें ये होंगे, बेंचेस का उसका प्रोविजन इसी में दिया हुआ, ऑनरेबल चीफ जस्टिस बनाएंगे, वो नया रूल्स के अंदर, पुराने रूल्स में भी था, अब भी है सर, उसमें वो लिमिट नहीं है, यू राइट जी बेंच पे आ गई बात। जी बेंच पे आ गई। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ कन्फाइन किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट को, अपील इज टू द सुप्रीम कोर्ट बट हियरिंग इज बाय द बेंच, बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ आपके जो 191A3 में इस तरह की बात नहीं की हुई है सर, काइंडली सी, उसमें कहा नो अदर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट्स व्हाई वी आर नॉट सेइंग कि आपका रेगुलर बेंच वाले भी सुन सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे आपके सामने, हमारी मुद्दा जो है आपके सामने वो ये है कि फुल कोर्ट भेजें, क्योंकि आप अगर कल को चले क्वेश्चन है, कल को अगर सुप्रीम जुडिशल कमीशन बैठ जाए और वो कह दे कि सुप्रीम कोर्ट के 24 के 24 जजेस जो हैं दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस, सो आपको कबूल होगा? बिल्कुल सर, वो जुडिशियल कमीशन कहते हैं सब्जेक्ट टू आर जो हमारी चैलेंज टू द 26th अमेंडमेंट सर, हमारा मेरा जो चैलेंज मेरी पिटीशन में, इसको आप उलट कर देना, जी। अगर जुडिशियल कमीशन किसी को ना किसी को भी ना एड्रेस करे, क्वेश्चन का जवाब दे दे सर। जी सर, मैं यही कह रहा हूँ कि आप वो कर दें, लेकिन हमारा जो मतलब ये है कि जी तो उन्होंने कह दिया ना कर देंगे, आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना लिया तो नहीं, लेकिन हमारा चैलेंज ही जुडिशियल कमीशन के ऊपर है, उसके ऊपर कि ये जुडिशियल कमीशन जो काम आप कहते हैं कि चूंकि जो बेनिफिशियरीज है या इफेक्टिव्स है 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, आप इस तरह ना समझे, चलिए सर में जो किसी भी तरीके से जिस पर 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लागू होता है, चाहे उनके अपॉइंटमेंट के, चाहे अपॉइंटमेंट एज जजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उनको ये केस नहीं सुनना चाहिए। मैं ये इस तरह नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि तो मतलब क्या करना चाहिए? इसमें आप दूसरी तरह कर दें, सपोजिंग दैट द जुडिशियल कमीशन डजंट नॉमिनेट एनीवन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल, जी by not nominating anyone to the bench, is the jurisdiction of the Supreme Court finished? नो, एब्सोल्युटली नॉट, So if they opt not to nominate वो तो जुडिशियल anyone, पावर जुडिशियल it is an inherent power, so जी। that it's just about constituting द बेंच, जी benches. हाँ बिल्कुल, मेरा यही है That power will go away. That means no one will hear those cases because they decided not to nominate anyone. जी, देखिए यही है ना, 184, 185, 186 टॉक्स नहीं, अबाउट इस द तरह की सुप्रीम, सिचुएशन हो जाए तो बिल्कुल नहीं सर, आप देखें 184, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ना हो अगर, तो फिर जाहिर है जब तक वो नहीं बनती सुप्रीम फिर अगर fall back full court है, तो फिर it means कि प्री 26 आप देख there रहे is a हैं difference. प्री 26 में भी हर केस में तो फुल कोर्ट नहीं बनता था, किसी में 5 जजेस बैठते थे, 8 बैठते थे, 9 बैठते थे, जो भी था, चीफ जस्टिस की अगर हम समाप्ति आपकी थी। बात मान लें जी। कि भाई ये बेंच इसको नहीं सुनना चाहिए, फुल कोर्ट होना चाहिए, हम तो सिंपली उठ जाएंगे कि सिंस वी हैव नो जुरिसडिक्शन इन द मैटर वी कैन नॉट पास एनी ऑर्डर। सर मैं लेकिन जिस कोर्ट को जो इख्तियार नहीं होता या जिस बेंच को, वो मां सिवाय केस वापस करने के लीगली आप इस मुझसे एग्री करेंगे कोई और ऑर्डर पास कर ही नहीं सकते। नहीं सर, जब मुझे जुरिसडिक्शन सर मैं आपसे इस पे एग्री नहीं कर सकता, उसकी वजह बताऊं क्यों। तो अगर मैं इसकी वजह बताऊं फिर मैं सुनूंगा, अगर नहीं इख्तियार तो नहीं मैंने अपने जो मैं हम्बल सबमिशंस में कोई ये बात नहीं कही कि आपके पास जुरिसडिक्शन नहीं है। अंडर 191 एज इट स्टैंड्स टुडे सब्जेक्ट टू आवर चैलेंज टू द होल 26th अमेंडमेंट, इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास तो ये पावर है, आपसे हम कह रहे हैं कि आपके पास एक पावर और भी है कि वो है कि टू इफ यू कम माय लॉर्ड कम्स टू द कंक्लूजन कि आप फुल कोर्ट बना, अगर आप नेक्स्ट तीसरी बात है, अगर हमारे पास पावर है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच
हम क्यों नहीं सुन सकते हैं 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? इस पे बात करें। मैं तो कह रहा हूँ आप सुन सकते हैं। मैं तो वेरी रिक्वेस्ट यू, मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल कोर्ट सुन ले। ये आप कह सकते हैं जजेस का तादाद बढ़ा। जी मैं यही कह रहा हूँ ना, फुल कोर्ट का क्या मतलब है सर? यही मतलब होता है लेकिन ना। अब आज आपने बात चेंज की। आज पहली मरतबा ये स्टांस आपके मुंह से आ रहा है कि ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अगर बना भी है 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो ये सुन ले, लेकिन साथ और जजेस बिठा दे। नहीं, मेरा मतलब है फुल कोर्ट सुने। देखिए मेरा ये मतलब नहीं, बेंच देखिए मैं बात कर रहा हूँ 191A करता है, बेंच की बात करता है। जी कंप्लीट योर ओन पॉइंट्स। वो आपको जजमेंट बता रहे थे, वो बता दे, वो रह जाते हैं। यू ट्राई टू स्टार्ट बट वो आपकी जजमेंट थी सर, फुल कोर्ट जो भी आप बता दीजिए ताकि वी कैन नोट दैट जजमेंट्स आल्सो। आज सुने बुला रही है। ये हटा लेना सर। It's PLJ 2024 Supreme Court. ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जी वाला हाँ, बट इसमें मेजॉरिटी की ओपिनियन मिसिंग है, सो यू हैव टू पुल इट आउट ऑफ जी द। हाँ, वो है मेरे पास सर, मेरे पास तो कॉपी है। आई अपोलोजाइज, मैंने बनाई नहीं, लेकिन मेजॉरिटी दिस की इज इसमें ओपिनियन भी तो मिसिंग है। है। जस्टिस मंसूर अली शाह की ओपिनियन इसमें मिसिंग है, व्हिच इज साइंड बाय जी द ऑल द जी मेजॉरिटी हाँ, जजेस। वो मिसिंग है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप माय लॉर्ड। एंड द डिसेंट इज आल्सो मिसिंग। जस्टिस आयशा मेरे शाहिद वहीद की भी जो नोट है वो भी नहीं है Both the dissents जी, are बट वो डिसेंट इज नॉट देयर सर। जैसे हसन अजहर रिजवी की जजमेंट प्रोड्यूस्ड है इसी के अंदर। जी सर बिफोर आई, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपने कोई बात कही थी माय लॉर्ड मिस जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कि जब हमने चैलेंज किया कि प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून आप इजाज़त ना दें पार्लियामेंट को अपने इख्तियार अपने इंटरफेयर करने का, हमारी था कि 191 में आपके पास पावर है पार्लियामेंट, ये हमारा मुद्दा था जो रिजेक्ट हुआ। तो आप माय लॉर्ड ने बड़ी एक बात कही, अगर मेरी इजाज़त हो तो मैं पढ़ दूं आपके। जी पढ़िए। ये पेज 210 पे पैरा 13 में सर आपने कहा स्टार्ट विद द पैरा के बी रिमेन्ड अनसक्सेस परसुएडिंग योर लॉर्डशिप्स टू दैट हाउ द एक्ट इन्फ्रिंजेस द कॉन्ट्रवीन्स द फंडामेंटल राइट्स। सर इसमें 5th लाइन अगर ऊपर से आप देख लें, पेज 210 पे पैरा 13 से शुरू हो रहा है, 13 तो 209 से, लेकिन the relevant portion which I want to read, my lord said that we were unable to persuade your lordships to convince that this act was a violation of fundamental rights. इसमें 209 से आ रहा होगा ना फिर। जी 2009 से आ रहा है, 209 से आ रहा है। पैराग्राफ 13 से It was argued that मैं पढ़ लूँ सर ऊपर से, पूरा पैरा पढ़ देता हूँ सर इसमें। The learned counsel of the petitioner remained unsuccessful in persuading me to how the act infringes or contravenes the fundamental rights of any person, how the same is against the public interest. In order to complement and substantiate the plea of ultra vires, it was argued that this act is against the independence of judiciary, poses an obstacle in the access to justice, constitutes dictation to the Supreme Court, clips off the powers and authority of the Chief Justice of Pakistan as an intrusion into the internal affairs of the apex court. In my view, now this is what I want to read, sir. In my view, such apprehensions are misconceived. The petitioner's counsel had further argued that once the parliament is allowed to regulate the Supreme Court's internal working powers and functions, then there is a strong possibility and likelihood that amendments of the same variety will be made to further intrude and encroach upon the independence and jurisdiction of this court, sir. Kindly see. In my approximation and far-sightedness, if any such amendment is made or attempted to be made in order to compromise or impair the independence of the judiciary or to disrupt the fair and stream of the administration of justice or cause any hindrance in the access to justice, the Supreme Court, being the custodian of the law and the conscience, is here to deal with the same, and there is no cause for concern in this regard. At this moment, the entirety of the judicial and administrative powers remains vested in the Supreme Court, and the advent of the act neither involves any outside entity or any external element capable of disturbing or interfering with the internal workings of the court, nor does it affect any of the procedural matters or committee decisions of the Supreme Court. The superior courts have time and again pronounced that any law which is inconsistent with and contravention of fundamental rights or which takes away or bridges such rights void to the extent of such inconsistency or in my perception, except to the extent of right of intra-court appeal, with respect I will deal in succeeding portion of my reasoning. The act is neither hit by the doctrine of colorable legislation, nor is it ex facie discriminatory or violative of any constitutional
It is well settled the malafide cannot be attributed to the legislature. In my view, the procedural stipulation and conferral of rights of appeal with prospector do not violate any fundamental, nor do they offend any provisions of it. The Parliament has not curtailed the jurisdiction of this court. By dint of colonial legislation, rather, the jurisdiction of this court has been enlarged in larger public interest by means of the Act, as stated, the duty of the court to normally lead in favor of constitution. My lord, kindly see, my lord. इसका आगे भी पढ़ लें, जी, इस पैरा 26 भी पढ़ें. जी, आ रहा हूँ. Para 26. Para 26. जी हाँ, ये आ रहा हूँ, hearing by the full court. वो जो मैं उसी पे आ रहा था, लेकिन मैं ये पढ़ना चाह रहा था. इसको भी पढ़. My lord, para 26 में my lord deals subheading दी है hearing by full court. कि why full court? But let me repeat that this is the additional note of an honorable जी, judge जी. who assigned the majority opinion. You should have brought the majority opinion. It is missing in this print, which is quite surprising. उसमें सारा ये they've है मेरे पास discussed. उसमें लेकिन इसमें डिस्कशन नहीं है उनके जस्टिस मंसूर अली शाह बिल्कुल के. है, उसमें भी है नहीं है मेरा discussion. ख्याल है इतना। फुल कोर्ट का नहीं है my lord. आप वो ले court आते जो है ना, हैं, जजमेंट तो आप कंप्लीट और करते राइट हैं ऑफ ताकि अपील पे उसको भी देख कम है लें. उसमें। मैं ले आऊंगा सर, कॉपी बना लूंगा आपके लिए आज. मेरा ख्याल है रिट्रोस्पेक्टिव जो अपील है वो तो उन्होंने allow किया जी था, उस पे उन्होंने उनका सेक्शन एंट्री 55 58 वो हम देख लेंगे, आप ये पढ़ लें. जी हाँ. During the midst of arguments, it was further articulated by learned counsel that if the case is heard by the full court and the law is declared intra vires, then the petitioner would not be able to file an intra-court appeal for challenging the judgment. In my view, even at the time when the initial 8-member bench was constituted to hear the aforesaid person, the requisite number of at least 9 judges was not available in the total strength of this court to hear the intra-court appeal, if any filed, against the judgment rendered by the 8-member bench. However, when the present Chief Justice, Justice Qazi Faiz Issa, assumed office, two practical options are available to him: either to reduce the size of 8-member bench by reconstituting a 5-member bench in order to preserve the right of appeal, or alternatively to constitute the full court. Again, in my view, the Honorable Chief Justice rightly constituted the full court to hear all such petitions as on a priority basis. Even at the initial stage of proceeding, the full court had been fervently requested by almost all the learned counsel, including the learned AJP. One more important aspect and must be kept in mind is that the matter before us were pertain to examination of vires of the law regulating its own practice. So in my view, it was compos mentis to constitute a full court. रैशनल डिसीजन से मैंने उससे चेक किया, डिक्शनरी में देखना पड़ा सर मुझे. माय लॉर्ड, सॉरी. Composite to constitute a full court for drawing on the collective wisdom of all the judges regarding the legislative competence and constitutionality of the Act, which provides the right of intra-court appeal. Conversely, had the Act been declared ultra-vires by a majority of judges, then how could the intra-court appeal have been filed by those aggrieved persons supporting the law when the law providing the right of intra-court appeal was struck down by the court and no longer existed, leaving only the remedy of review? So in that particular scenario, too, the situation would have been the same. Therefore, when any particular list has been decided by the full court with the collective wisdom of all the judges with various notes of assent and dissent, then the question regarding the deprivation of right of intercourse does not have much significance. Indeed, it was prudent, quite logical, to constitute the full court to decide the legitimacy and future of the Act in question, rather than constituting the bench first with limited number of judges at the original site and then larger bench on the appellate side. In my view, propriety demanded that this court should first resolve the uncertainty regarding the future of Supreme Court Practice Procedure Act 2023 as soon as possible, instead of gathering the wisdom and insight of judges in two phases in preference to the collective wisdom rendered by the full court. That is the finding of my lord said, collective wisdom of the thing. और ये आपने कहा, आपने act collective wisdom of all the जी judges. जी बिल्कुल सही, अब बस सही कलेक्टिव. अब इसने क्यों देखें, जो बात सर है कि आपने कहा अब इस वक्त मैं अगर फर्ज करें आपने ऑर्डर पास करते हैं हमारे खिलाफ या किसी के खिलाफ, आई कैन नॉट अपील. वो इसीलिए तो कहा है ना, कलेक्टिव विजडम होनी चाहिए. अपील नहीं अगर वो हो सकती तो उसका कोई फर्क नहीं. बिल्कुल फर्क पड़ता है, यही बात हो रही थी. फर्क इसलिए पड़ता है अगर आपने ये बेंच अभी आपने अगर फुल कोर्ट नहीं सुनता, कलेक्टिव विजडम नहीं आती, तो फिर मेरे पास अपील का राइट है. तो आप कह रहे हैं रिड्यूस कर दे, 5 पे ले जाए इस बेंच को. आपकी लेकिन हम तो फुल कोर्ट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर.
देखिए आप जो बात कर इस वक्त एज प्रेजेंट तो नहीं हो सकती अपील फाइल, तो अपील तो वैसे ही ग्राउंड नहीं है। यहाँ आपने कहा अपील का ग्राउंड उस वक्त अवेलेबल नहीं होगा पार्टी के पास जब कलेक्टिव विजडम आ जाती है, फिर जरूरत ही नहीं होती, सारे जजों ने बैठ के फैसला कर दिया, तो उसकी क्या अपील होगी। बट माय लॉर्ड मिसेस आयशा मलिक, आई एम सॉरी, आई ब्रिंग इट आपके लिए करा लूंगा कॉपी, उन्होंने इसको कलेक्टिव विजडम की बात की अपने पैरा 47 अपने डिसेंटिंग नोट में। जी मैं पढ़ूंगा तो जब नोट आएगा तो पता जी। चलेगा। आपने लिखा कलेक्टिव मतलब तो मैं कॉपी करा लूंगा इस जगह देख लीजिए। और क्योंकि उनके तो डिसेंट थी ना, उसमें हो सकता है नहीं उन्होंने कलेक्टिव विजडम की बात की है, लेकिन उसके बावजूद अपील का राइट नहीं हो रहा। The point taken from this case is that in a matter regulating the internal practice and procedure, My lord. it was in the wisdom of the majority judges thought that a full court should be constituted. Here we are looking at a constitutional amendment. Amendment, जी। So your argument is that applying the same wisdom where we are looking at something bigger, जी। not just a statute, but Exactly. an amendment to the constitution, there should be a full court. देखिए, The question that only needs to be addressed is your request for the pre-26th Amendment जी। full court. Please address that argument. जी बिल्कुल माय लॉर्ड। है ना बात को जजमेंट स्ट्राइक डाउन किया ना वो वाले केसेस में, 4 लोगों ने जो था जो डिसेंट किया है, जिसमें जस्टिस आयशा भी थी, वो तो मुनीब भी थे, वो तो स्ट्राइक डाउन कर दिया खैर वो ना लॉ को। तो जैसे आया Opinion stands. We are bound by what the majority मैं says. आप बता रहा हूँ कि Our opinion is just a dissent. That's not the point. आज केसों में बड़ी स्ट्रॉन्ग डिसेंट होती है, वो भी नहीं वो कलेक्टिव विजडम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। माय लॉर्ड ने भी कलेक्टिव विजडम की बात की है, मैं आपको दिखा देखते हैं वो मुझे, आई एम सॉरी आई कुड नॉट रीड दी। जी मैंने इनको कह दिया, मैंने कहा था, लेकिन मैं मुझसे गलती हो गई, मैं आज फोटोकॉपी करा लूंगा सर आप लोगों के लिए। जुबैर साहब एज फार आई एम कंसर्न, मैं पास में तो जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आज बैठा हूँ। आई एग्री विद यू, कलेक्टिव विजडम होना चाहिए, लेकिन कलेक्टिव विजडम तो फुल कोर्ट, मुझे आप ये क्लियर करवा दें, व्हाई फुल कोर्ट ओनली 16, व्हाई नॉट 24, ये जरा आप हमें तो बता दें ना सर, क्योंकि उनका मैं एग्री करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। ठीक अगर मैंने वही जजमेंट जो आपको साइट कर रहा था, हो सकता है वो मेरे खिलाफ जाए, लेकिन एज एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट मुझे देना कि अगर कोई लीगल ऑर्डर चैलेंज हो रहा है तो कौन सुन सकता है, वो है वो जजमेंट 89 सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद बहुत सारी हैं that this is a circular argument that you cannot rely on the amendment that you are challenging. जी। We've said it in several judgments, full courts have said. जी। And those decisions still stand, including the Sindh High Court bar, that the district bar case, that when you are challenging an amendment, you cannot rely on that amendment to uphold it or to discuss its validity. So by आप that देखिए उसके token, अंदर जो the question is, will it apply here as well? जी, सिंध हाई कोर्ट में क्यों द फुल कोर्ट वाज नॉट डिड नॉट इंक्लूड दोज जजेस, कुछ जजों को इंक्लूड नहीं किया गया था सिंध हाई कोर्ट बार, दिस इज 2000 PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 879, और उसकी वजह थी, उसकी वजह उन्होंने ये दी कि हम कुछ जजों को नहीं इंक्लूड कर रहे बिकॉज दे हैड वायलेटेड द कोर्ट्स ऑर्डर ऑफ नॉट टेकिंग द ओथ अंडर द PCO। उसका PCO चैलेंज में था, उस जजमेंट को उस दिन भी याद किया गया डिस्ट्रिक्ट बार के, उसको इस बार नहीं सर, ये सिंध हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट बार के, वो उसमें ये बात बताई गई कि सिंस they have took oath under on the PCO, therefore they are no more judges. नहीं सर, नहीं ये बात लिखी नहीं सर, ये नहीं, विद utmost respect ये नहीं कहा, मैं पढ़ दूंगा आपको। I've clarified in my मैं आपसे दरखास्त जी मैं दरखास्त करूंगा, मेरे साथ पढ़ लीजिएगा सर बिल्कुल। वो उसमें क्या उन्होंने कहा था, क्योंकि PCO अंडर चैलेंज है, PCO अंडर चैलेंज है, इसलिए वो नहीं बैठे हैं। उस वक्त PCO डिक्लेयर नहीं किया गया था जब तक फैसला नहीं आया। No more judges. The moment they took oath, there were no more judges of विद utmost respect सर, वो फैसले के बाद हुआ, जब केस बेंच बनी थी उस वक्त उनको नहीं किया गया, इसलिए उनको निकाला गया था। नहीं सर, मैं वो पढ़ दूंगा पैसेज आपको कि उनको क्यों नहीं बिठाया गया बेंच, वो उस वक्त तो फैसला आया नहीं, वो तो डिक्लेरेशन बाद में आई है कि वो जज नहीं है। साहब जाते हुए एक सवाल आपसे पूछता हूँ, बेशक जवाब अगली पेशी पे दे दें। जी आप पसंद करें या ना करें, आर्टिकल 191A मौजूद है, बिल्कुल जी, आप असदली केस पे रिलाई कर रहे हो, पैरा नंबर 32 पे रिलाई करते हो, पैरा नंबर 32 में मुख्तलिफ कंस्ट्रेंट्स थे, हर जज के लिए कोई ना कोई कंस्ट्रेंट था, बिल्कुल सर। तो वहाँ पे जो रिमेनिंग 10 जज रह गए थे उनके बारे में हेड किया गया कि यही कोरम ऑफ फुल कोर्ट है। जी अब फुल कोर्ट का लफ्ज जो है वो आर्टिकल 191A में एलियन है, जैसा वहाँ मौजूद नहीं है। सर आप आर्गूमेंट दे रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस को भेज दें, चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना दें, आर्टिकल 191A का 1 पढ़ें तो अब चीफ जस्टिस का इख्तियार ही नहीं रहा। 8 जज जो बैठे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा है। बिल्कुल सर, वी आर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक सर।
अच्छा, ये वो जज हैं 8 जो 26वीं तरमीम से पहले आए थे। बिल्कुल सर। 7 और जज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा हैं, जिनको जेसीपी ने डिटरमिन किया है, नॉमिनेट किया है 191A में। लॉर्ड, उनके बारे में आपकी रिजर्वेशन है कि वो 26वीं तरमीम का केस कैसे सुन सकते हैं कि वो आए ही 26वीं तरमीम के बाद हैं। जी। उनको आप शामिल नहीं करना चाहते, कह नहीं रहे लेकिन चाहते ही हैं कि वो शामिल ना हो इस बेंच में। आप सब साहिबान कहते हैं कि 26वीं तरमीम से पहले जो जज रह गए उनको शामिल करें। लॉर्ड, उसके लिए आप आर्गूमेंट देते हैं कि जी जुडिशल ऑर्डर के जरिए कर दें और चीफ जस्टिस को कह दें कि बना दें। जितने प्रेसिडेंट आप ला रहे हैं वो ना प्रैक्टिस प्रोसीजर उस वक्त था ना 26वीं तरमीम थी। उस वक्त चीफ जस्टिस के पास मैटर चला जाता था, लार्जर बेंच बन जाता था। अब जब ये कानून मौजूद है, अब प्रैक्टिस प्रोसीजर जब आया 23 में आया सर। उस वक्त भी 26वीं तरमीम नहीं थी सर। अब भी 26 तरमीम के अंदर कंस्ट्रेंट्स हैं। बिल्कुल सर। बात वही है कि पसंद हो या ना हो हमें चलना है। बिल्कुल सर। तो अब ये जो 8-7 जज बाकी बैठे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो नहीं आप लाना चाह रहे। जो 26वीं तरमीम के पहले जज मोहतरम साहबान हमारे सीनियर्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज तो हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा नहीं है। 191A के अंदर एक कदगन है कि इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट तो सुनेगी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनेगा, कोई और बेंच नहीं सुन सकता। जैसे शरीयत वाला केस शरीयत बेंच सुनता है। यहाँ पे अगर जेसीपी ने वो जज नॉमिनेट ही नहीं किए, डिटरमिन नहीं किए एज मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, तो उनको किसी भी तरीके से चीफ जस्टिस भी शामिल नहीं कर सकते फुल कोर्ट के लिए। तो असद अली वाले केस के पैरा 32 में अगर रिलाय करें तो इस सिनेरियो में और इन कंस्ट्रेंट्स के साथ आर्टिकल 191 के होते हुए क्या आप नहीं समझते कि ये 8 जजेस ही फुल कोर्ट के कोरम को सेटिस्फाई करते हैं? इस सवाल को ले जाइए। जी, बिल्कुल सर, ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि अगर वो फुल कोर्ट अगर वो होगा तो फिर वो 15 साथ भी आने चाहिए। थैंक यू माय लॉर्ड। आप लार्जर